कहानी की शुरुआत एक बहुत ही भयानक सीन से होती है। एक गांव के लोग मिलकर एक अजीब सा रिचुअल कर रहे होते हैं और उन्होंने एक औरत को एक खास किस्म के टेबल पर लेटाया होता है। वो उसे मारने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि गांव वालों को लगता था कि वो ब्लैक मैजिक करती है। मारने से पहले ये लोग उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं, उसे कोड़े मारते हैं और फिर उसके जख्मों पर नमक और लीमू छिड़क देते हैं। वो औरत चिल्लाती रह जाती है कि मुझे मत मारो, अभी तक तुम्हारे गांव में जो अमन है वो मेरी ही वजह से है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और यहाँ एक शेमन के कहने पर उस औरत का गला बुरी तरह से काट दिया जाता है, उसकी बॉडी से अलग कर दिया जाता है। जिसके बाद भी हम देखते हैं कि वो गर्दन जोर शोर से हिल रही थी, यानी वो मरी नहीं थी। सर को इस तरह से जिंदा देखकर ये सभी लोग डर कर वहां से भाग जाते हैं और सीन यहीं से कट होकर हमें काफी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हम अलिन नाम की एक लड़की को देखते हैं शहर में, जिसके मॉम डैड मर चुके हैं और उसके डैड के ऊपर बहुत सारा कर्जा भी था जिसे उसे उतारना है और इसी वजह से बहुत से लोग उसे तंग करते रहते हैं। लेकिन वो अब इनसे निपटना जान चुकी है। वो यहाँ पर एक बॉटल तोड़ती है और उन सबको अपने से दूर रहने को वार्न करके यहाँ से चली जाती है। लेकिन वो जानती थी कि ये मुसीबत इतनी जल्दी टलेगी नहीं। वो जब तक इनके पैसे नहीं देगी ये सारी मुसीबतें उसके पीछे चलती रहेंगी। इसलिए उसने भी सोच लिया था कि वो जल्द ही पैसों का इंतजाम करेगी। हमें पता चलता है कि अलिन का एक भाई भी था और जब तक अलिन जॉब पर रहती थी उसके भाई का ख्याल उसके दोस्त रखा करते थे। अलिन की एक और दोस्त भी थी, जिया। वो एक एथलीट थी, वो बहुत अच्छा खेलती थी, लेकिन अब उसने खेलना छोड़ दिया था क्योंकि उसे एक हार्ट कंडीशन थी। उसका हार्ट तेजी से खून पंप नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से उसने भागना छोड़ दिया था और अब उसे दोबारा से ठीक होने के लिए सर्जरी की जरूरत थी। पैसे जिया के पास भी नहीं थे और पैसों की जरूरत अलिन को भी थी। इन दोनों की मुश्किल आसान करने के लिए इनके ग्रुप के दोनों लड़के प्लान बनाते हैं कि वो एक घर में चोरी करेंगे। उनका इरादा गलत नहीं था, वो ये फैसला भी करते हैं कि वो ये काम सिर्फ एक बार करेंगे और जहाँ से भी पैसा चुराएंगे सिर्फ उतना ही पैसा चुराएंगे जितना उनकी जरूरत का होगा। अलिन को फिर भी ये ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन अब क्योंकि वो मजबूर हो चुकी थी तो उसे भी अपने दोस्तों का साथ देना पड़ता है। गनी उन्हें एक ऐसे घर में लेकर जाता है जहाँ पर सारे लोग फ्राइडे के दिन कहीं चले जाते हैं। ये लोग उस घर पर पूरा दिन पहले नजर रखते हैं और रात होते ही घर में घुसने का प्लान बना लेते हैं। अपने प्लान के मुताबिक जिया कार के अंदर ही रुकती है ताकि जैसे ही ये लोग चोरी करके वापस आएं तो ये लोग यहाँ से भाग सकें और बाकी तीनों लोग घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जाते ही ये तीनों अलग अलग जगहों पर तलाशी लेने लग जाते हैं और जहाँ जहाँ इन्हें कुछ भी मिलता है ये लोग वहाँ से थोड़ा थोड़ा चुराने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ अलिन के दिल में लालच आ जाता है। उसके सामने बहुत सारा सोने का जेवर था। वो सोचती है कि क्यों ना मैं ये सारा चुरा लूं, इससे मेरी अब की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी और फ्यूचर की भी, और उसके बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। इसलिए वो सारा का सारा जेवर अपने बैग में डाल देती है और दूसरी तरफ हमें गनी को दिखाया जाता है। उसे जहाँ पर पैसे रखे हुए नजर आए थे वहीं पर उसे अचानक किसी का कटा हुआ सर दिखाई देता है। वो बुरी तरह डर जाता है, वो चीख मारकर पीछे हट जाता है और जब दोबारा चेक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वहाँ सिर्फ पैसे ही थे। अब गनी और एलन नीचे जाते हैं कि नीचे से भी कुछ मिल सकता है। जहाँ जाते हुए इन्हें बहुत ज्यादा स्मेल आने लगती है और ऊपर हमें फेता को दिखाया जाता है जो जब शीशे में अपना रिफ्लेक्शन देखता है तो अपना मोटा पेट देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। यहाँ पर उसके साथ काफी कुछ अजीब हो गया था। खैर वो अपने आप पर काबू पाता है और अपने दोस्तों को ढूंढने लग जाता है। उसके दोस्त इस टाइम डिस्नेक में थे और उनके होश उड़े हुए थे क्योंकि इस टाइम वो अपने सामने डेड बॉडीज को देख रहे थे। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और इस टाइम उनका ध्यान जाता है एक लड़की के ऊपर जिसे बांध कर रखा गया था। इस पूरे कमरे का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा भयानक था। यहाँ पर अजीबोगरीब रिचुअल की चीज़ें रखी हुई थी, बहुत सारी कैंडल्स भी जली हुई थी और जो लड़की यहाँ पर थी उसे अजीब से दायरे में लिटाया गया था और उसे बहुत सारी रस्सियों से भी बांध कर रखा गया था। ये लड़की अपना नाम सुषमा बताती है और बज़ाहिर इन्हें बहुत ज्यादा डरी हुई लगती है। सुषमा ने इन्हें बताया कि जिस आदमी ने उसे कैद किया हुआ है वो यहाँ पर बहुत से लोगों को मार भी चुका है और वो मुझे भी एक रिचुअल का हिस्सा बनाते हुए मेरा भी सैक्रिफाइस देना चाहता है, पर पता नहीं अब तक क्यों रुका हुआ है। गनी को उसकी बातें सुनकर उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो फैसला करता है कि वो इस लड़की को यहाँ से बचा कर ले जाएगा। अपने पास मौजूद चाकुओं से वो उसकी रस्सियां खोल देता है और ये लोग ऊपर आ जाते हैं। अब गनी और एलन सुषमा को लेकर ऊपर की तरफ आ जाते हैं और साथ ही वो जिया को कॉल करते हैं कि जल्दी से गाड़ी लेकर तैयार रहो, हम चीजें लेकर बाहर आ रहे हैं। बस अब इंतजार था तो इनके यहाँ से निकलने का, लेकिन यहाँ पर आ जाता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। इनके निकलने से पहले इस हवेली से निकलने के सारे खिड़कियां दरवाजे यानी सभी एग्जिट्स
लॉक हो जाते हैं। कुछ एग्जिट्स तो इस तरह से सील हुए थे कि उनके आगे पुरानी वाइन्स आ गई थी, यानी पौधों की बेलें आ गई थी। अब यहाँ पर पागल हुआ फेता जल्दी से किचन से एक सिलेंडर लेकर आता है और एक डोर के सामने ब्लास्ट कर देता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी यहाँ कोई दरवाजा नहीं खुलता। अब फेता को लगने लगा था कि ये सब कुछ आम नहीं है, ये उनके साथ एक कर्ज के तौर पे हो रहा है, यानी एक श्राप, क्योंकि एलन ने उनकी सोच से और फैसले से ज्यादा चीजें चुराई थी, इसलिए गॉड उन्हें सजा दे रहे थे। पर एलन कहती है ऐसा नहीं हो सकता, गॉड तो मेरी सोच जानते हैं, मैंने ज्यादा चीजें इसलिए चुराई कि अगली मर्तबा मुझे किसी के घर चोरी ना करनी पड़े और ये बुरा काम ना करना पड़े। खैर इनका दूसरा दोस्त इनकी लड़ाई रुकवाता है और ये लोग 2 टीम्स में बढ़ जाते हैं और फैसला करते हैं कि ये यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर रिसर्च करते हुए ये लोग एक वॉल देखते हैं जहाँ पर सबकी फैमिली फोटोज थी और यहीं पर एक बड़ा सा फैमिली ट्री भी बनाया गया था। और हैरानी की बात थी कि इस फैमिली ट्री में सुकमा की भी तस्वीर थी, यानी उस लड़की की तस्वीर थी जिसको इसी घर के किसी इंसान ने कैदी बना कर रखा हुआ था। कैदी का फैमिली ट्री कोई अपनी दीवार पर क्यों लगाएगा? इसी फैमिली ट्री में हमें एक और तस्वीर जानी पहचानी लगती है और ये उस औरत की थी जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा, यानी वो औरत सुकमा की ब्लड लाइन में से थी। यहाँ पर एलन और फेता ये भी नोटिस करते हैं कि उस औरत का और सुकमा का बर्थडे एक ही दिन पर आता था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सुकमा और गनी अकेले थे। गनी नोटिस करता है कि सुकमा कुछ बड़बड़ा रही थी, मुंह में बोल रही थी। वो उसे सुनने की जब कोशिश करता है और उसके करीब आता है तभी उसकी आंखें बिल्कुल काली पड़ जाती हैं और गनी के करीब आते ही वो अपने मुंह से एक अजीब सा कीड़ा निकालकर उसके कान में भेज देती है। ये सांप की तरह का छोटा सा कीड़ा गनी की बॉडी में जाते ही उसे तड़पा देता है दर्द से। इस टाइम गनी को समझ आ गया था कि सुकमा ठीक इंसान नहीं थी और उसे बचाकर इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सुकमा भी अब इनसे अपनी सच्चाई नहीं छुपाती और अपनी असली डिमोनिक हालत में इनके सामने इन्हें धमकी देती है कि तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था और अब तुम लोग यहाँ से कभी नहीं जा सकते। उसकी बातें सुनकर गनी चिल्लाने लग जाता है और गनी के दोस्त भी उसकी आवाज़ें सुनकर उसके करीब जाते हैं। जैसे ही फेता गनी के सामने जाता है तो यहाँ पर गनी की हालत बिगड़ने लगती है। उसे फेता के अंदर सुकमा नजर आने लगती है, वही लड़की जिसने उसे दर्द में डाला था। अपने आप को बचाने के चक्कर में वो उसी के ऊपर हमला कर देता है, ये जाने बगैर कि ये उसी का दोस्त है। फेता भी समझ गया था कि गनी इस टाइम होश में नहीं है, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग निकलता है। दूसरे रूम में जाने पर हमें दिखाया जाता है कि अब फेता की भी हालत ठीक नहीं रही थी। वो अचानक से नीचे गिर जाता है और उसे छत पर बहुत सारे वैसे ही कीड़े दिखाई देते हैं जैसे गनी के कान में गए थे। कोई चीज उसे भी पोजेस कर लेती है और वो होश में ही नहीं रहता, यहाँ तक कि वो अपने आप को ही मारने पर तुल जाता है, जिसके बाद छत पर दिखने वाले सारे कीड़े उसी के ऊपर गिर जाते हैं और आखिर ये होता है कि फेता मारा जाता है। दूसरी तरफ हमें जिया को दिखाया जाता है जो काफी देर से बाहर इनका इंतजार कर रही थी, लेकिन जब कोई भी बाहर नहीं आता तो वो खुद वॉकी टॉकी लिए इस हवेली के दरवाजे के करीब आ जाती है। वॉकी टॉकी में फेता उसे आंसर कर रहा था, हालांकि वो तो मर चुका था। अगले ही सेकंड ये मिस्ट्री खुल जाती है कि आखिर फेता की आवाज़ में उसे आंसर कौन कर रहा था। वो सुकमा ही थी जो इस टाइम पेड़ से उल्टी लटक कर सिया के सामने आ जाती है और सिया की जान निकल जाती है। डरी हुई सिया अपने हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च से ही उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन इस हमले का तो सुकमा के ऊपर कोई असर ही नहीं था। वो तो पागलों की तरह बस हंसती जा रही थी। डर के मारे अब सिया भी यहाँ से भागती है, लेकिन क्योंकि वो एक हार्ट पेशेंट थी, भागने की वजह से उसका दिल इतनी तेजी से पंप कर नहीं पाता और वो भी हार्ट अटैक की वजह से मारी जाती है। दूसरी तरफ हमें एलिन को दिखाया जाता है जिसे ऊपर अपने डैड का भूत दिखाई देता है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भागती है और टकराती है एक आदमी से, जो आदमी असल में इस घर का ऑनर था और अब तक यहाँ पहुंच चुका था। वो इन दोनों की हालत को देखकर बहुत ज्यादा ही अफसोस करता है और इन दोनों को एक जगह पर लाकर इनके सामने कुछ रिचुअल करने लगता है। पता चलता है ये आदमी एक शेमन था जिसने फिलहाल के लिए इन दोनों का इलाज करके इन दोनों के कानों में से वो कीड़े निकाल दिए थे जो सुकमा ने इनके कानों में डाले थे। अपने कान से ही कीड़े निकलते देखकर कि दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो आदमी इन्हें बताता है कि ये कीड़े ब्लैक मैजिक के जरिए तुम्हारे जिस्म में डाले गए थे और ये इंसान को पागल करने के लिए होते हैं। इस टाइम इनके बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए वो आदमी जान गया था कि सुकमा को इन लोगों ने ही फ्री किया है। वो इन सबको कहता है
तुम नहीं जानते सुकमा इंतहाई खतरनाक लड़की है और तुमने उसको फ्री करके बहुत सारी मुसीबतों को दावत दे दी है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे टाउन के लिए। वो आदमी बताता है कि मैं एक शेमन हूँ और मुझे सालों पहले एक मिशन दिया गया था कि जितने भी लोग ब्लैक मैजिक करते हैं मुझे उन सब लोगों को खत्म करना था, और सुकमा भी उन्हीं में से एक थी, लेकिन वो सबसे ज्यादा ताकतवर थी। मैं उसे मार नहीं पाया, इसीलिए मैंने उसे कैद करके रखा हुआ था। एलन और गनी दोनों को ही उसकी बातों पर यकीन नहीं आता, तो वो आदमी गुस्से में उन दोनों के मुंह पे हाथ रखता है और एक रिचुअल करते हुए उनके दिमागों को पास्ट में ले जाता है। और हमें अब यहीं से वही सीन दिखाया जाता है जहां से मूवी स्टार्ट हुई थी, जहां पर बहुत सारे शेमन्स ने मिलकर उस औरत का सर काटा था और वो सर हिल रहा था। इस टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो सर सिर्फ हिल नहीं रहा था बल्कि बोल भी रहा था। वो लड़की, वो औरत सच में एक विच थी। वो ब्लैक मैजिक किया करती थी और उसने अपने ब्लैक मैजिक से ही ये पावर्स हासिल की थी कि उसे कभी मारा नहीं जा सकता। वो इमॉर्टल हो गई थी। हाँ, उसकी जो बॉडी है वो मर सकती है, लेकिन वो बार बार अपनी किसी ब्लड लाइन के जरिए दोबारा इस दुनिया में आ सकती है। यहाँ पर ये शेमन उन्हें दिखाता है कि सुकमा भी उसी की ब्लड लाइन की एक लेडी है और सुकमा के अंदर अभी भी उसी विच की सोल है। इसी वजह से उसे मारना नामुमकिन है। हाँ, बस उसे कमजोर किया जा सकता है, जो इस टाइम तक इस आदमी ने किया हुआ था। ये लोग उससे सवाल करते हैं कि आपने आखिर उसे कमजोर कैसे किया। वो बताता है कि जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि उस विच के बहुत से फॉलोअर्स थे जो उसे उसी की ब्लड लाइन यानी सुकमा के जरिए दोबारा जिंदा करना चाहते थे। मैंने आकर उन सब लोगों को तो मार दिया, लेकिन मैं उनका रिचुअल बंद ना कर पाया और उस विच की सोल सुकमा के अंदर जिंदा हो गई। एलन उससे सवाल करती है आखिर कोई तो रास्ता होगा उसे मारने का। तो यशमन बताता है हाँ, एक रास्ता है, एक सॉर्ड है ऐसी जो इस विच को हरा सकती है, लेकिन मुझे आज तक वो सॉर्ड नहीं मिली। सॉर्ड की बातें करते हुए अचानक यहाँ पे बहुत जोरदार जलजला आता है और एलन और उसके साथ साथ गनी एक अजीबोगरीब दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये दुनिया जैसे इस घर के नीचे ही थी। उस दुनिया के अंदर जाते ही हमें दिखाया जाता है कि एलन को कोई पोजेस कर लेता है और पोजेस करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही शेमन था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा, जो विच को मारने की कोशिश कर रहा था। उस शेमन की सोल ने एलन को इसलिए पोजेस किया था क्योंकि एलन उसी की ब्लड लाइन से थी। और यहाँ पर ये बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है कि उस विच को भी एलन ही मार सकती है। अब क्योंकि एलन को तो शेमन ने पोजेस किया हुआ था, तो शेमन जल्द ही एलन को उस सॉर्ड तक पहुंचा देता है और एलन बहुत ही आराम से उस सॉर्ड को निकाल देती है। सॉर्ड को निकालते ही दूसरी तरफ सुकमा को भी पता चल जाता है कि अब उसकी लाइफ का खात्मा होने वाला है। उस सॉर्ड के बाहर निकालते ही अचानक से वो सारी दुनिया गायब हो जाती है और ये लोग उसी रूम में आकर गिरते हैं जहाँ पर ये लोग पहले थे। यहाँ पर जल्दी से वो शेमन रिचुअल की तैयारी करने लगता है और इतने में हम देखते हैं कि सुकमा भी यहाँ आ जाती है। सुकमा को देखकर शेमन जल्दी से इन दोनों से यहाँ से भाग जाने को कहता है और सुकमा इसी शेमन से अपना बदला लेने का डिसाइड करती है और पकड़कर उसका हाथ तोड़ देती है। उसके हाथ से खून निकलता है और सीन और भी ज्यादा भयानक हो जाता है। बाहर हम भागते हुए एलन और गनी को देखते हैं। ये दोनों अपने दोस्त की लाश देखकर और भी ज्यादा टूट जाते हैं। इन्होंने आज के दिन में अपने 2 दोस्त खो दिए थे। इस टाइम वो अफसोस करने बैठ नहीं सकते थे। अपनी जान बचाने के लिए वो आगे भागते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि सुकमा यहाँ मरे हुए सभी लोगों को ज़ॉम्बीज बनाकर जिंदा कर देती है और फिर एलन और गनी के पीछे भगा देती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इनका दोस्त फेता भी ज़ॉम्बी बनकर एलन के ऊपर हमला कर देता है। एलन उसे मारना नहीं चाहती थी क्योंकि वो उसका दोस्त था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इनका दोस्त फेता भी गनी के ऊपर हमला कर देता है। गनी उससे लड़ नहीं पा रहा था क्योंकि उसके सामने उसका दोस्त था, लेकिन ये तो वो समझा ही नहीं कि उसका दोस्त भी अब उसकी दुश्मन की ही पार्टी में है। दूसरी तरफ सुकमा भी अब बाहर आ जाती है और यहाँ पर एलन जो यहाँ से भागने की तैयारी कर रही थी, वो सुकमा को देखते ही गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा देती है और फौरन गाड़ी से निकलकर गनी को बचाने के लिए भागते हैं। लेकिन अफसोस कि वो अपने दोस्त को बचा नहीं पाती और इतने में ही पीछे से सुकमा भी अपने आप को छुड़वा लेती है। वो दोबारा जिंदा होकर एलन के सामने आ जाती है। एलन के हाथ में इस टाइम वही सॉर्ड थी। वो इस सॉर्ड से सुकमा के ऊपर हमला करने ही वाली थी, पर सुकमा ने अपने आप को उसके डैड की शक्ल में बदल दिया। एलन अपने डैड के ऊपर तो हमला कर ना पाई और सुकमा ने उस सॉर्ड को पकड़ना चाहा, लेकिन क्योंकि वो एक होली सॉर्ड थी तो सुकमा उसे पकड़ ही नहीं पा रही थी। उसके हाथ से वो सॉर्ड गिर जाती है और एलन अब उस सॉर्ड को उठाकर उसके पेट में कई बार हमला करती है और आखिर उसका सर भी काट कर
उसे मार देती है। आखिर वो विच सुकमा की बॉडी में एक और मर्तबा मर गई थी। अब तक के लिए फाइनली ये खतरा खत्म हो गया था, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि सुकमा के अंदर जिस विच की सोल थी वो अपनी किसी भी ब्लड लाइन के जरिए दोबारा इस दुनिया में जिंदा होकर आ सकती थी। खैर, अब मूवी में टाइम गुजरता है और हमें दिखाया जाता है दोबारा से एलन और उसके भाई को। पता चलता है कि ये लोग वहाँ से चोरी कर कर वापस आ गए थे और उन चोरी की हुई पैसों से एलन अपने डैड का सारा कर्ज उतार देती है। पैसे लेते हुए ये इंसान दोबारा उसे तंग करता है जैसे वो हमेशा से किया करता था, और अपने आप को बचाने के लिए एलन दोबारा वही तलवार इस्तेमाल करती है जो उसने सुकमा को खत्म करने के लिए इस्तेमाल की थी। इस तरह इस्तेमाल करने की वजह से उस स्वॉर्ड का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और यहाँ पर वो शेमन आकर एलन को बताता है कि तुम्हें ये स्वॉर्ड किसी इंसान को इस्तेमाल करने के लिए नहीं दी गई, तुम इससे बस इवल को ही खत्म कर सकते हो और तुम्हें यही करना चाहिए। एलन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और इस तरह इन्हें दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।